जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.4 को पूरा खत्म कर लिया था। उसके अगर कोई डाउट्स रह गए होंगे तो वो मैं अभी ले लूंगा। बट अभी मेरे को क्या करना है ना, एक्सरसाइज 10 की मिसलेनियस जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी वेक्टर की, वो खत्म करते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मीन्स मैं जो आपको होमवर्क भी दूंगा वो भी अच्छे क्वेश्चन है, और जो हम यहाँ पे करेंगे वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। और इसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिनमें ना फिजिक्स का काफी यूज करा गया है। तो प्लीज मैं उनको कोशिश तो ये करूंगा कि भैया ज्यादा मैं उसकी टर्म्स यूज ना करूं, बिकॉज हम कॉमर्स वालों का भी पूरा ख्याल रखेंगे। बट फिर भी देखते हैं, अगर कुछ यूज करना पड़ा तो हम वो समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से केस गेम शुरू करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। को यूनिट वेक्टर लिखना है एक्स वाई प्लेन में। भैया वैसे तो पता है, कई बार मैं ये क्वेश्चन स्किप कराकर जब प्लेन्स को पूरा करा लेता हूँ, यानी कि 3D को पूरा करा लेता हूँ, तब मैं इसको कराता हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि आपकी z की वैल्यू 0 है। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि आपकी z की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ भैया वाई जेड प्लेन होता तो x की वैल्यू 0 होती। भैया अगर मान लीजिए यहाँ एक्स जेड प्लेन प्लेन होता तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती। ये प्लेन की डेफिनेशंस में आपको मैं बताऊंगा 3D के टाइम पे, अभी छोड़ दीजिए। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि है क्या इस क्वेश्चन में एक्चुअली में। फिर सबसे पहले नो डाउट आप एक बना ही लीजिए, ड्रॉ करिए, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या होता है y, यहाँ पर क्या होता है z, x किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है कहीं। ये मैंने नीचे की तरफ मैंने बनाया x। अब यहाँ पर जो वेक्टर है, जिसका यूनिट वेक्टर अपने को लिखना है, वो यहाँ कहीं है, क्योंकि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भैया इसके संग, 30 डिग्री का। भैया अगर x के संग 30 डिग्री बना रहा है तो फॉर श्योर y के संग कितना बना रहा होगा, 60 डिग्री, और इसके संग बना रहा होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो देखो आपको वैसे भी दिख रहा है परपेंडिकुलर है। और दूसरे मैं दो तीन रीजन दूंगा इसके 90 डिग्री के। भैया z की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अभी लाके दिखाता हूँ, अभी लाके दिखाता हूँ, अभी आप सुनो भैया। सबसे पहली बात, अगर इसकी बात करें तो ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। ये बताओ ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या मैंने लिखा था गामा। अब एक बात बताओ, नाउ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एल। जरा निकाल लेना, कॉस 30 डिग्री क्या वैल्यू आएगी बच्चों एल की, कॉस 30 पे √3/2 होता है। मैंने लिख ली एल की वैल्यू। भैया आप एक काम करिए, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम होता है। निकाल लीजिए बीटा, यानी कि कॉस कितनी वैल्यू 60 डिग्री, एम की वैल्यू कितनी होती है फिर वहां पर, मेरे ख्याल से 1/2। भैया तीसरी वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस गामा इज इक्वल्स टू एन। बताना जरा कितनी वैल्यू होती है कॉस, कितनी होती है एन की वैल्यू वहां पर, कितनी हो जाएगी, 0। भैया सही कहा ना मैंने, 90 डिग्री लेकर 0 ही हुआ, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में फॉर श्योर एक्स वाई प्लेन मींस वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। अब मैं निकाल के दिखा दूंगा। अभी एक बात बताओ, मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये तो i के संग बन रहा होगा, ये j के संग, और ये k के संग। अगर मैं आपको डायरेक्टली एक चीज ये दिखाऊं कि देखो, √3/2 i और 1/2 z प्लस 0 k इज यूनिट वेक्टर, वहां से वो पूरी लाइन कॉपी कर देना, जो भी आपका मतलब लगे कि प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है, यहाँ से मतलब इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी कर देना। यूनिट इज यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो आप में से कई बच्चे ना नाराज हो जाएंगे कि भैया आपने यूनिट वेक्टर तो निकाला ही नहीं, आपने यूनिट वेक्टर तो निकाला ही नहीं। मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा जो निकालेंगे ना वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। अगर आपको इस बात से यकीन नहीं है तो आप देख लो, भैया इसका मैग्नीट्यूड करके देखना। आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके देखो, चलो √3/2 का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर करो, अब 0 का क्या स्क्वायर करना, कितना होगा भैया ये 3/4। भैया कितना होगा ये, भैया ये 4/4 दिख रहा है आपको, 1 आ रहा है। तो ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर निकल के आया है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिया है। बट अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि भैया नहीं, हम तो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, हम तो वही पढ़ेंगे जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया, तो वो भी देख लो, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। ये पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, शायद आपको वो याद हो। इसका फॉर्मूला होता है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला तो लो ही मत, क्योंकि z तो 0 ही है ऑलरेडी। अगर आप इसके हिसाब से भी चलोगे तो भैया आपका वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के।
तो x की वैल्यू कितनी निकाली है तुम लोगों ने इसके हिसाब से? मैं कह दूं √3? भैया ऊपर वाला ही होता है ना। y की वैल्यू कितनी निकाली है भैया आपने? 1। भैया 1 ही तो होगी ना, यहाँ पर पक्की बात है, ये 1 ही तो है उसकी वैल्यू। अगर आप ये वेक्टर निकाल रहे हो और इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो भी आप, अच्छा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ओके, मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। मेरे ख्याल से सेम वही सिचुएशन बन गई कि नीचे 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। ये दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपको समझना है समझ लीजिए। बट हाँ, इसके लिए ये याद रखना कि अगर कोई x के संग एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो y के संग 60 का बनाएगा और z के संग पूरा 90 डिग्री का बनाएगा। 90 डिग्री के 2 रीज़न है, एक तो परपेंडिकुलर है ही है और cos 90 पे 0 होता है और xy प्लेन में z 0 ही होना चाहिए। और याद रखना ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, विदाउट एनी चेंज। एग्ज़ाम में आए हुए हैं 1-2 बार, तो इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलो कम ऑन, इसको कॉपी करो, पहले पहले फिगर कॉपी करो। भैया ये कॉपी करना है, मेरे ख्याल से तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ब्लैक पेन वाला आपको कॉपी नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ ये जो मैंने मैरून पेन से लिखा है वही कॉपी करिए बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और एग्जाम्पशन दूं? वैसे मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा चैप्टर्स के बारे में, पर वेक्टर के लिए और 3D के लिए एक बात बोलता हूँ। अगर आपको इसमें से ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको लॉजिक ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, उसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना। भैया मैथ्स में भी याद करके जाए, आप तो रट्टा सिखा रहे हो, देखो सिंपल बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब काम आना होगा तो प्रैक्टिकली आप करके ही देखोगे कि ये कैसे काम आता है। याद रखना, जितनी भी बुक से नॉलेज ले लो, जब तक प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे, आप सोचते हो कि आप इंजीनियर बनोगे, आपको ये सब काम आएगा वेक्टर और, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बुक से काम नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतर कर काम नहीं करोगे, जब तक आप साइड पे नहीं जाओगे। तो सिंपल ये याद रखना, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उसको रिवाइज कर कर, एक दो बार प्रिपेयर कर कर माइंड सेट करके रख लेना साइड में कि कहीं आएगा तो हम लोग पूरा का पूरा उतार देंगे। वैसे ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, मार्क्स चाहिए अभी के लिए अपने को, नॉलेज मिल ही रही है। देखो सिंपल बात है, नॉलेज वाला बंदा ये बोले कि मेरे मार्क्स अच्छा 95 आए हैं, 100 हो जाते तो और अच्छा होता, तो फिर भी चलेगा। बट आपके मार्क्स 33 आए और आप बोलो कि आपको नॉलेज बहुत है, तो कभी नहीं मानेगा कोई। जूम करना है अब, ठीक है। इस सिंपल है ना, अगर आप बोलोगे कि आपको नॉलेज है और आपके मार्क्स 30 आए हैं आउट ऑफ 100, तो कोई नहीं मानेगा, कहेगा कोई नॉलेज नहीं है। ये लो, जिनका नहीं हुआ। क्या? करें अगला क्वेश्चन? हो गया ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज यहीं पर समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। भैया फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस पॉइंट। भैया इस वेक्टर का आपको स्केलर भी बताना है और आपको क्या बताना है, आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है। एक बात बताओ, पी क्यू वेक्टर निकालोगे कैसे? तो भैया आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब भैया अगर आप उसको निकाल लोगे वेक्टर को, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, भैया आपको उसके कोफिशिएंट का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड के लिए? ऐसे ही करोगे ना? तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। भैया खोलना है? नहीं, खोलने की कोई जरूरत नहीं है। भैया एक बात बताओ, मुझे इसमें स्केलर कंपोनेंट कोई बता सकता है जल्दी से कि स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आप बता सकते हैं। ओके, x2 माइनस x1, दूसरा होगा y2 माइनस y1, तीसरा क्या होगा z2 माइनस z1। वेरी गुड, ठीक है, यही होगा आपका। तो भैया स्केलर कंपोनेंट हम शायद कहीं पहले भी कर चुके हैं ना, तो वहीं का यहाँ यूज करा हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लोगे, तो मैं इसमें बढ़ता हूँ। भैया अब ना थोड़ी देर के लिए प्लीज फोकस कर लेना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस, आप मार्क भी कर सकते हैं इसमें, इम्पोर्टेंट। मैं तो कहता हूँ इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा-सा डिस्प्लेसमेंट का यूज़ है इसमें जो आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं, बट ठीक है। शुरू करें? अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा एक बात बताऊँ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं साइंस वालों के लिए कह रहा हूँ। आपने रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा वेक्टर के बारे में? रिज़ॉल्व करना तो पढ़ा होगा वेक्टर को, जैसे आई कॉस थीटा, जे साइन थीटा ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? आर वेक्टर इज़ इक्वल्स टू कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है, क्या करना है? थोड़ा-सा पढ़ा है। तो आप उससे भी कर सकते हो, बट मैं उसके लिए अभी कहूँगा कि छोड़ दो भैया कैसे जैसे बताना दोबारा से, तो भैया देखो सिंपल फ़ॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज़ इक्वल्स टू आई कॉस थीटा, जे वेक्टर साइन थीटा। तो भैया साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पर निकलेगी आपकी? वो मैं बता दूँगा। भैया आई कॉस थीटा की वैल्यू बताना ज़रा कितनी होगी? 30 यानी कि कितना होता है? √3/2 आई कैप। भैया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 जे कैप। तो भैया इससे भी डायरेक्टली आंसर आ रहा है। तो भैया ये क्यों नहीं कराया? क्योंकि आधे बच्चे समझ नहीं पाते और जो खुद साइंस वाले हैं उनको ही कौन-सा पता है। तो इसीलिए लीव इट। मतलब आपको कहीं दिख सकता है कि ऐसा कि हाँ, ये सॉल्यूशंस भी हो रखे हैं। अगर आप कोई मतलब इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज मिसलेनियस की बात करूँ ना, हर बुक में अलग सॉल्यूशंस हैं आपके, तो इसीलिए थोड़ा देख लेना, कन्फ्यूज़ मत हो जाना, सारे सॉल्यूशन ठीक है एकदम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट, ये कहीं का वर्ड है ये शायद, ठीक है? फिज़िक्स में पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने कहीं। फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये आपको एक डिस्टेंस बताना है, कहाँ से? यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट करा था, वहाँ से वो जो लास्ट में कहाँ पहुँची है, आपको उसका क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। अब प्लीज़ फोकस आप लोगों का पूरा वहाँ होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब बताएँगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट की साइड में या फिर क्या? नॉर्थ से ईस्ट क्या मतलब होगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ में तो कैसे पढ़ते हैं डायरेक्शंस? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने तो साइंस में तो पढ़ा ही होगा कहीं न कहीं। भैया ईस्ट ऑफ नॉर्थ का सिंपल मतलब है कि नॉर्थ से पता है नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे और फिर हम ईस्ट की तरफ चले जाएँगे। यानी कि नॉर्थ के ईस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाना है, फिर वहाँ से नॉर्थ से ईस्ट पे जाना है। डायरेक्शन मैं अभी इसकी बनाऊँगा तब आपको ये पूरा पता चलेगा, ठीक है? कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले तो अपने को वही बनाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर हो गया आप लोगों का स्कूल में? मतलब स्कूल में या दूसरे बैचेस में? हो चुका है? चलिए। अब एक बात बताओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहाँ लिखते हो आप लोग इसमें? कहाँ लिखने की कोशिश करोगे आप लोग? ईस्ट कहाँ लिखूँ? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो मेरे लिखने के बाद तुम लोगों ने पीछे लिप सिंक करी है ना, बहुत अच्छी बात है। ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। अब प्लीज़ इस क्वेश्चन को धीरे-धीरे समझना क्योंकि इसमें लगेंगे 5-10 मिनट, फिर हम इस पूरा कर जाएँगे इसको। मतलब एक बार डायरेक्शन अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन के भी इतने सॉल्यूशन मिलेंगे ना तुम्हें बच्चे चाटते हैं दिमाग कि ये हमने हमारे टीचर ने ऐसे कराया, उसने ऐसे कराया। मैं सिंपल कहता हूँ ये ऐसा ऐसा तरीका है जो बायलैटरल है। बायलैटरल यानी कि कॉमर्स वालों को भी आएगा और साइंस वालों को भी आएगा। क्योंकि जो बाकी के तरीके हैं, वो साइंस वाले तो कर जाएँगे, कॉमर्स वाले सिर्फ मुँह ही देखते रहेंगे। तो इसीलिए दोनों के लिए है ये। कम ऑन। भैया अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके। भैया कितने किलोमीटर चली हैं ये वेस्ट की तरफ? 4 किलोमीटर। मैं कह दूँ कि ये मैं मानता हूँ इनका इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन ही मान लेता हूँ, आसान रहेगा मेरे लिए। यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर हो गए, ये चली है जो लड़की थी वो यहाँ से यहाँ तक चली 4 किलोमीटर तक टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है? ओके। भैया इस पॉइंट को कोई नाम देना पड़ेगा अपने को। ठीक, इसको नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। सुनना सुनना पहली बात तो वो 3 किलोमीटर चलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। देखो अब आपके मन में क्या आएगा कि भैया देखो हमें ये ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं समझ आएगा तो आप क्या सोचोगे कि भैया वो 3 किलोमीटर कुछ ऐसा चली जाएगी सीधे यहां से ये सीधे यहाँ से 3 किलोमीटर सीधे चली जाएगी। बट ऐसा है नहीं। आपको ना एक एंगल भी बताया उसने। मीन्स वो यहाँ से क्या करेगी जैसे तुम लोग टेढ़े लोग हो ना, तो वो क्या होगी थोड़ा-सा टेढ़ा चलने लगेगी। मीन्स यहाँ से चलेगी वो नॉर्थ की तरफ ही। मीन्स नॉर्थ की तरफ चलने का मतलब पता है क्या होता है? अरे यार पता है तुम लोगों ने पता नहीं, तुम गूगल मैप कभी ना ऑन करना। वो सेम यही लैंग्वेज बोलती है, जो अपने को समझ कभी नहीं आती। जो आंटी होती है ना गूगल वाली मतलब टुवर्ड्स हेड साउथ, ईस्ट मैं कई बार खुद राइट करते समय सुनता हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या बोल रही होती है मतलब राइट टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ ऐसा ही बोल रही होती है। अपने को कुछ नहीं पता, अपने को तो सीधा दिख रहा होता है कि वो नीली झंडी और लाल झंडी जहाँ चल रही होती है, अपन वहाँ चलते हैं। पर वो लैंग्वेज यही यूज़ करती है क्योंकि डायरेक्शन को इलैबोरेट करने का गूगल मैप में
एयरलाइंस में, शिप्स कंपनीज में, मेरे को लगता है यही सेम लैंग्वेज रहती होगी। मैं अब हर जगह तो हूँ नहीं, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के संग नहीं बोल सकता हाँ यही रह सकती होगी। बट अब यहाँ पर क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ तो गई है फॉर श्योर, बट 30 डिग्री का उसका डिपार्चर है टूवर्ड्स कहाँ, ईस्ट। अब याद रखना, ये मत बोलना कि यहाँ से उड़ते हुए सीधा यहाँ चली गई होगी। 30 डिग्री का डिपार्चर का सिर्फ इतना मतलब है कि वो यहाँ से चली है और उनका 30 डिग्री का डिपार्चर मैं कहता हूँ यहाँ कहीं आया होगा ईस्ट की तरफ के लिए। भैया पर ये तो नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रहा है गधो। नॉर्थ तो ये हुआ ना सीधा वाला। अगर मैं ये कहूँ तो ये 30 डिग्री का 30 डिग्री का डेविएशन ही है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। इतनी बात को याद रखना। नहीं समझ आता रट्टा मार लेना। सिंपल बोलता हूँ, नहीं समझ आता रट्टा मार लेना। दोबारा एक बार कोशिश कर लेता हूँ। भैया लाइन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? आ जाओ। तुम लोग जो सो रहे हो ना ये, शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। अब याद रखना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है कि भैया वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगी। कितना? 30 डिग्री। अब यहाँ पर याद रखना, पूरा नहीं बोला है उसने, थोड़ा सा ही मूव करना है। तो भैया देखो, नॉर्थ तो ये वाली साइड हो गई, ये वाली पूरी की पूरी। वो इतना गई है हमारी कहाँ तक? वहीं तक गई है। कहाँ तक देखो, पूरा का पूरा मैं बोलूँ कि देखो ये पॉइंट भी सेम है, ये पॉइंट भी सेम है। बट ये जो 3 किलोमीटर चली है ना ये लड़की, ये कहाँ तक इसने फेस रखा हुआ है? ईस्ट की तरफ भी रखा हुआ है, मीन्स अपने डायरेक्शन ईस्ट की तरफ रखी हुई है। तो वो 30 डिग्री का है। अब सुनना, एक बात बताओ मुझे, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब इसको मैं लिख देता हूँ बी। साइंस वाले तो बड़े बुद्धिमान होते ही हैं। तुम लोगों ने, अभी मैंने कॉमर्स वालों का मजाक उड़ाया, तुम लोग हंस दिए थे थोड़ा सा, जबकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से, अब तुम लोगों ने ईगो तो हट कर ही दिए। मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट कौन सा इनिशियल और डिपार्चर कहाँ तक होना चाहिए, मतलब डिपार्चर और अराइवल कहाँ तक है? ए टू बी, देख रहे हो, ये है साइंस वाले। गधो, जीरो से बी होगा ना डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहीं तक तो हुई है, इस पॉइंट तक। बाबू मैंने नहीं पढ़ी है 11th 12th में फिजिक्स, बट इतना तो फिर भी मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते समझ आ गया है। बाबू क्या, कौन सा डिस्टेंस, अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो कौन सा निकाल? शॉर्टेस्ट ही निकाल के देते हो ना आप तो, बस ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट ही निकलता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में क्या लॉन्गेस्ट निकलता है क्या? शॉर्टेस्ट। तो ऑब्वियसली, हाँ तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट कौन सा है? बाबू देखो, आप ए और बी क्यों बोल रहे हो? फिर तो आप ये बोलो ना, जीरो से ए पे जाऊंगा मैं 4 किलोमीटर, फिर ए से इधर जाऊंगा, पूरा बोलो फिर तो लॉन्ग। और आप कह रहे हो ज्वाइन नहीं करा, तो वो भी मैं ही करूं क्या? चलो, इसको मैंने यहाँ पर टच करा दिया, ठीक है। अब अपनी जितनी भी लड़ाई है वो होगी ओबी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ओबी, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पी है आपका, ठीक है, पी है। अच्छा ओ बी भी बोल सकता हूँ, और ओ बी मेरे ख्याल से डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा। एक बात बताओ, ए बी पता है आपको कितना? 100? कौन बोला भाई? 3 किलोमीटर है ना ए बी आपका, 3 किलोमीटर है। एग्जामिनर को थोड़ा थोड़ा लिख के भी दिखा देना, जीरो से। कोई बात नहीं बेटा, मैं कहता हूँ ना कभी कभी गलती होती है, तुम लोगों से हमेशा गलती होती है। अब कम ऑन प्लीज, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है क्या ना, अब यहाँ से हम थोड़ा डिबेट करते हैं। ये जो मेथड मैं करा रहा हूँ, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपको सबको समझ आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी नहीं पता है कि कैसे करते हैं। क्योंकि अब मैं उसको बताऊं, एंड मैं उसका टीचर भी नहीं हूं, तो पता है कुछ गलती भी हो सकती है। तो इसीलिए सिंपल क्या है कि मैथ्स पे अटे अटे रहते हैं, और एक ऐसा सॉल्यूशन कर लेते हैं जो दोनों को समझ आ जाए, साइंस और कॉमर्स दोनों को। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये परपेंडिकुलर है, इस डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर है, जिसको मैंने नाम दिया, चलो सी दे देते हैं, ठीक है। अब आपको इन ट्राइंगल ए बी सी, ये फोर श्योर 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, लिखना नहीं रे नालायक को। बट आपको ये एंगल नहीं दिख रहा। ये एंगल कितना दिख रहा है? ये पक्की बात है ना, जब एक परपेंडिकुलर में 30 है तो ये ऑब्वियसली 60 होगा, इतना तो हमें पता चल रहा है। अब देखना करना क्या है, इन ट्राइंगल। भैया इस क्वेश्चन को कितनी बार घर जाके, कम से कम 2 बार। सच में मैं कह रहा हूँ, कम से कम 2 बार कर लेना, तभी मजा आएगा इसमें। इन ट्राइंगल एबीसी, एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये आपकी हाइपोटेनस दे रखी है इसमें। आपको दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में? कुछ दे रखा है अभी? कुछ तो दे रखा है मेरे ख्याल से, सोचो। आपको कुछ मिल, ए बी, ए सी या फिर बी सी में कुछ मिला है? ए बी मिला हुआ है, ए बी कितना है? तो भैया क्या मिला हुआ है आपको? हाइट मिली हुई है क्या? हाइपोटेनस मिली हुई है। तो भैया काम करते हैं, बेस निकाल लेते हैं, या फिर परपेंडिकुलर, जो आप निकालना चाहो। बट मैं आपसे कहता हूँ कुछ भी निकाल लो,
cos 60। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है cos 60 का? मतलब cos का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने यही गलत लिखा, तुम लोगों के लिए मुझे लिखना चाहिए cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है cos का? b अपॉन h। भाई अरे नालायक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वही वाला। तो यहाँ पर क्या होता है ये b अपॉन h। भैया b को वहां जाकर प्लीज लिख लेना कि b क्या है मेरा ac, b क्या है मेरा ac, h क्या है मेरा ab। अब यहाँ पर cos 60 की वैल्यू, ये 60 की ही लिखोगे क्योंकि यहाँ पर 60 ही आ रहा है इस एंगल पे, ठीक है। cos 60। अब AC तो अपने को पता नहीं है शायद, पर अपने को AB पता है कितना, 3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। तो AC आपका निकल के आ जाएगा कितना? 3/2। फोन ही नहीं मिलता इन लोगों को, बताओ। नाउ sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन में H EB PC। इतनी मुश्किल से फॉन्ट ढूंढा, वो भी किसी बकवास बंदे का ही था क्या? PC। और ए बी कितना दे रखा है आपका 3, तो यहाँ से बी सी निकल के आया 3√3 डिवाइड बाई 2। भैया रिपीट कर रहा हूँ प्लीज। भैया मैंने क्या करा? अरे कुछ नहीं करा गधो, 10th पढ़ी है, सॉरी। ओ गलत क्वेश्चन पूछा, सुनो। भैया 10th में एक चैप्टर है 8.1, ठीक है, और फिर उसके बाद 8.2 8.3 फिर 8.4 तक है। 8.4 तक नहीं, 2 और 3 तक भी होता तो चल जाता। भैया सिंपल हम वहाँ क्या करते हैं, जैसे कि हमें क्या हो रखा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होता है, और वहाँ हम क्या करते हैं, यही साइन कॉस की मदद से दूसरी चीजें निकालते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये भैया आपको हाइपोटेनस यानी कि ए बी दे रखा था 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको ए सी और ए बी निकालना है, तो भैया आप कैसे भी निकाल सकते थे। मैंने क्या यूज करा, पहले पहले कॉस का फॉर्मूला यूज करा और मैंने ए सी निकाला। भैया मैंने क्या निकाल लिया, एक तरीके से बेस निकाल लिया। अब यहाँ मेरे को परपेंडिकुलर भी मेरे को हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, तो परपेंडिकुलर निकाल लिया मैंने साइन 60 का यूज करके, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, पी अपॉन में एच। तो भैया वो निकालकर मैंने दो चीजें निकाल ली यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा आप समझना, एक बात बताओ, दो चीज आपने निकाली है, एक एसी, एसी ये पूरा का पूरा है 3/2, ठीक है, और दूसरी चीज आपने क्या निकाली है आपने भैया यहाँ पर पीसी, ठीक है। चलो निकालते हैं, अभी देखते हैं। एक बात बताओ, यहां पर जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है अपने को, एक्स कॉमा वाई होगा फॉर श्योर, फॉर श्योर। बट मैं आपसे एक बात कहूं, आप एक चीज गलत कर रहे हो। आप लोगों ने आई डोंट नो पकड़े या नहीं पकड़े, आप पर एक चीज गलत कर रहे हो, सोचो इस चीज को क्या। भैया अगर आप इस क्वांटिटी को लिख ही रहे हो 4 किलोमीटर और ग्राफ पे ही बना रहे हो, तो आपको मैं फॉर श्योर कहता हूं ये -4 किलोमीटर नहीं हो भैया, बिकॉज दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन से आप एक्स डैश की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये -4 ही होगा, ये -4 ही होगा फॉर श्योर, ये -4 ही होगा। भैया पक्की बात याद रखना, ये -4 होगा। अब यहां पर आपको समझाता हूं मैं एक चीज, कि आपने एसी निकाल लिया, एसी निकाला है ना अभी आपने, कहाँ निकाला, कहाँ निकाला है? भैया प्लीज ना, एक एक वो आ रहा है डाउट मन में, क्या मैंने कहा भैया रिपीट कर देना। भैया मैं रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार तो समझने की कोशिश करो। अब ये तो ऐसे नहीं है कि मैं म्यूट करके कर लूंगा, तो पहले एक बार समझ लो, फिर से रिपीट करेंगे, आपको क्लैरिटी पक्का दूंगा, तभी इस क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। एसी की वैल्यू कितनी देखिए 3/2। अब यहाँ पर प्लीज देखना, एक बात बताओ मुझे गधो, यहाँ पर जो एक्स होगा और यहाँ पर जो एक्स होगा, दोनों सेम ही नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनो, इस पॉइंट का जो एक्स होगा, इस पॉइंट का जो एक्स होगा, सेम ही होता है। क्या मैं भी डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, गधे हो तुम लोग। ओके भैया एक बात बताओ, यहाँ वैल्यू x की -2 थी, मैं कहता हूँ यहाँ x की वैल्यू क्या रही होगी, -2 तो रही होगी गधो, ऑब्वियसली। अब भैया थोड़ा सीधा कर दो ग्राफ, भैया टेढ़ा हो गया ना, दोबारा से। भैया देखो, यहाँ x की वैल्यू 2 रहती है बेटा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने रहती है 2, अरे मैं इस लैपटॉप के ऊपर चले जाऊं, मैं ऊपर आसमान पे चले जाऊं, ऐसे करते करते सीधे 2 ही रहेगी, पक्की बात है। और भैया y की वैल्यू, अबे तो y की तो देखनी पड़ेगी ना, यहाँ पर क्या है, तो x की तो 2 ही रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो x की वैल्यू है, फॉर श्योर वो यहाँ पर भी x की वैल्यू रहेगी, पक्की बात है। अच्छा इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, x1 y1 ले देता हूँ, क्योंकि xy तो मैंने इसको ले लिया, डन है ये। भैया अब यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें लिख के दे रहा हूँ, एज वी नो x1 इज इक्वल्स टू x। अब पक्की बात है, नहीं समझ आ गई ना चीजें, कि भैया वो जो 2 है वो वहीं तक रहेगा, पक्की बात है। अब यहाँ पर x1 निकालने के लिए आपने AC निकाला था, अभी AC कितना निकाला था आपने, ये देखो 3/2 कहाँ गया, ये रहा 3/2। क्या करोगे आप, मीन्स आपको ये पॉइंट पता है -4 तक है, ये आपको पता है 3/2 है, क्या करोगे आप इसमें सोचो। ये सुनो,
ऐसे बीच में से तो निकलेगा नहीं। आपको इतना पता है कि ओरिजिन से लेकर आप ए पॉइंट तक गए तो आप 4 किलोमीटर चले हो। अब आपको यहां से लेकर इधर आना है और ये एसी आपको दे कितना रखा है भैया? 3/2। नाउ 4x1 -4 किलोमीटर प्लस एसी। भैया नहीं समझ आई बात? अरे बात बताओ, आप जब भी ओरिजिन की तरफ मूव करते हो आप बढ़ते हो। भैया दोबारा बताना, सुनो। भैया देखो, आप अगर इधर से ओरिजिन की तरफ मूव करोगे तो आप क्या होगे? हमेशा बढ़ोगे। देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर -4 है तो इस तरफ -2 होगा, इस तरफ -1 होगा, फिर 0 होगा। भैया बढ़ रहे हो आप, इसको बढ़ना ही कहते हैं ना। भैया अच्छा, नंदनी -4 बढ़ा है या -1 बढ़ा है? -4 बढ़ा नहीं है क्या? या तो ऑब्वियसली ना, तो आप खुद सोचो, -4 इधर है, अब बढ़ोगे तो इधर ही की तरफ मूव करोगे ना। भैया बट इधर तो नहीं होता। अरे वो पॉजिटिव है ना, तो इधर तो क्या होता है कि जितना भी उसके अपोजिट साइड जाओगे ओरिजिन के तो बढ़ते चले जाओगे। भैया y डैश और x डैश में क्या होता है, अगर आप ओरिजिन की तरफ बढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि -4 से तभी तो जीरो। अच्छा एक बात बताओ, -4 अच्छा है, जीरो अच्छा? जीरो अच्छा है। -4 बहुत छोटी क्वांटिटी होगी जीरो के आगे तो भैया ये चीज याद रखना। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा? ये -4 पॉइंट दे रखा था मैंने, एसी को मैंने इसमें ऐड कर दिया, इससे मैं इस पॉइंट पे कहीं पहुंच जाऊंगा। दोबारा से बताता हूँ, भैया -4 यहां कहीं था, मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना था। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैंने देख लिया कि एसी का डिस्टेंस कितना है, तो एसी का डिस्टेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया। सिंपल है, क्लियर है ये वाली बात, या फिर किसी को रह गया यहाँ पर? पक्की बात? चलो, -4 किलोमीटर को हटा देता हूँ, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। एसी कितना है बेटा यहाँ पर? 3/2। कितना हो जाएगा एलसीएम लेकर? मेरे ख्याल से -5/2। -5/2। और यही वैल्यू किसकी होगी आपको पता है? एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? -5/2। पक्की बात है ये बारी? चलिए, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पर सीधा जाके लिख दी, माइनस का 5/2। अब बारी आती है वाई निकालने की। किसके निकालने की बारी आती है? वाई। अच्छा एक बात बताओ, वाई आपने अभी तक निकाला कहीं? सोचो, आपने वाई कहीं निकाला है? वाई अच्छा निकलेगा कैसे? मैं कह दूं कि यहां से यहां पर जो आपकी y की वैल्यू है वही ये y की वैल्यू होगी। पक्की बात है? क्योंकि ये तो हम अभी करके आए ना, ग्राफ में अभी सिखाया भी था मैंने जब तुम्हारी बेइज्जती करी थी। तो ये y तक की वैल्यू है। अब या तो आपको ये o, और इसको मैं क्या करता हूँ, d बना देता हूँ, या तो आपको OD पता हो। बट छोड़ो ना यार, आपको OD नहीं पता पर आपको BC तो पता है एटलीस्ट। BC पता है या नहीं पता? अरे बात करती तुम लोगों ने, पता ही नहीं पता। तो जब अपने को BC पता है तो इसको अपन कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3√3 डिवाइड बाय 2। 3√3 डिवाइड बाय 2। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसी को सिंपल, ये आपके दोनों पॉइंट्स निकल के आ गए ना, इन्हीं को सीधा वेक्टर में डालना है। तो वेक्टर में डाल के बताओ, मुझे बताना कि पीछे आंसर कैसे दे रखे हैं। वेक्टर में दे रखे हैं या ऐसे ही दे रखा है? -5/2 आई कैप 3√3 जे कैप, और उसको मैं इग्नोर ही कर देता हूँ क्योंकि वो है ही नहीं। यहाँ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। तो आंसर वेक्टर में दे रखा है या फिर कैसे दे रखा है? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऐसे ही दे रखा है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो बस आपको वो पॉइंट लिखा, नाउ ऐसे लिख देना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये आपने सीधा का सीधा यहाँ पर कॉपी करके मार दिया। अच्छा भैया पता है, आप एक चीज ना मेरे से लड़ सकते हो। भैया क्या? ये 5/2 तो भैया आपने डायरेक्टली निकाला। भैया 5/2 तो आपने डिस्टेंस से निकाला। आपने ये 3/√3 डिवाइड बाय 2 ये डायरेक्टली क्यों लिख दिया? इसको भी तो आप निकालो। तो पॉइंट जीरो से था ना, अगर मैं इसका डिस्टेंस डायरेक्टली भी निकालूंगा तो यही तो आएगा। अगर जीरो से यहाँ से कंपेयर करके मैं वाई से निकालूंगा भी तो यही आएगा। सिंपल है, यही आना चाहिए और यही हमारा आंसर आया। बट यहाँ पर ओरिजिन से नहीं था। यहाँ पर अगर आप ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखोगे तो सेम ही डिस्टेंस आएगा जो पहले था। तो वही आपने पूरा का पूरा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, कम ऑन, एक काम करें, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करना, और फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बट कम ऑन जल्दी से करो। कहाँ से नोट करना है आपको? यहाँ आपको यहीं से करना है ना, यहीं से तो करना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। जितना इस पर टाइम लगा उतना और किसी में नहीं लगेगा। कम ऑन, इसको जल्दी से करो नोट। इसका ग्राफ ना अच्छे से ड्रॉ करना है, मीन्स इसकी फिगर अगर ये गलत हो रही है दैट मीन्स आपको समझ भी अच्छे से नहीं आएगा। तो इसीलिए उतारना है अच्छे से, और सारे पॉइंट्स उतारना है एक एक करके। ठीक है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, बट प्लीज पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इससे लिखो, फिर इसके बाद हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। पहले कॉपी करो फिर समझो,
फिर मैं समझाता हूँ। ऊपर रह रहा था क्या? ये cos थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच ही उतारना, क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं है। एग्जाम में नहीं करोगे चलेगा, बट आप लोगों को उतारना चाहिए, क्योंकि भूल गए हो आप लोग शायद थोड़ा सा। ब्रश अप करोगे इस चीजों को ना। नाला को जिन किसी ने भी आपको 10th में पढ़ाई होगी ना ये सारी चीजें, उन्होंने ये जरूर बोला होगा कि आगे भी काम आएगी, ये याद रखना चीज को। ऐसा हो ही नहीं सकता उन्होंने नहीं बोला हो, बट तुम लोगों ने उनकी बातों को समय लाइट ले लिया थोड़ा सा। ऊपर कर दूं? एसी तक हो गया सबका? आज थोड़ी ठंड है ना कल के मुकाबले। अब नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? हम लोगों ने इतना ग्लो वो कर दिया ना, ग्लोबल वार्मिंग, ठंड भी नहीं पड़ती अब। तो पता है ऐसा कहा जाता है कि मीन्स हमारे एक सर ने बताया हमको, मैं उनकी क्लास से देख रहा था कि ऐसा कुछ उनको मतलब कहीं से न्यूज़ मिली है, उन्होंने देखा होगा ऑब्वियसली, वो ऐसे फेंकने वाले नहीं है, कि कुछ सालों के अंदर मुंबई डूब जाएगा, क्योंकि मुंबई का जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ना। जैसे मालदीव्स तो आपको पता ही है आधे से ज़्यादा डूब चुका है पूरा का पूरा, वन ऑफ हनीमून डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की तो नहीं है खैर, है ना वो आइलैंड्स में है ना वो, बट इंडिया की टेरिटरी नहीं है वो, राइट? इंडियन टेरिटरी में थोड़ी है वो। चेक करूंगा मैं इसको। नाला को यहीं तक है, ऊपर क्या करूँ? मुझसे पूछ लो, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्लीज एक बार गो थ्रू करो, आप लोगों का बनता है, एक बार प्लीज इस पूरे सॉल्यूशन को गो थ्रू करो, फिर मैं इसको एक अलग तरीके से समझाऊंगा। अलग तरीका मीन्स कि यही स्टेप्स रहेंगे और थोड़े ऊपर नीचे करके समझाऊंगा। प्लीज एक बार आप लोग करो पहले। वो तो गया ही आप सबका नोट। स्क्रीन ऑफ हो गई थी क्या? चलिए, सुनना जरा। भैया आप थोड़ा सा ना रिवर्स करते हैं। एक बात बताओ, भैया आपको पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि बी पॉइंट निकालना है, आप कह सकते हैं बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। आप मुझे ये बताओ, इसका एक्स और वाई निकालना है, इसकी सारे ऊपर मेहनत जानी है। मैं ये कह सकता हूं कि क्या ये जो x है वो यहां वाले x के इक्वल होगा, सबसे पहली बात c1 के संग, और ये जो y है ये d के संग इक्वल होगा, पक्की बात है ये। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स चलता हूं। मान लो किसी तरीके से मैंने यहां पर ये वैल्यू निकाल ली, x वाली वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये x वाली वैल्यू निकाल दी, x1 वाली। तो ये x1 की वैल्यू आपने कैसे निकाली पहले वो बताता हूं। देखो, अपने को इतना पता है जीरो से a पॉइंट तक ये कितने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, या फिर -4 होगा ऑब्वियसली। अगर मेरे को ओरिजिन की तरफ आना है, मेरे को अगर ओरिजिन की तरफ आना है तो फॉर श्योर मुझे ऐड ही करना पड़ेगा। भैया मैंने एसी का डिस्टेंस किसी भी तरीके से निकाल लिया, मुझे नहीं पता, मैं भी बता दूंगा। एसी का डिस्टेंस मैंने जैसे निकाला मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा कि अगर -4 में मैं 3/2 ऐड करता हूं तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा भैया? -4 + 3/2 -5/2 आएगा। और मैं कौन से पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, जरा मुझे बताना जरा ध्यान से। मैं यहां कहीं पहुंच जाऊंगा, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया कितना है, 5/2 माइनस का 5/2। मैंने बोला ठीक है, जो इसका कोऑर्डिनेट है वही किसका कोऑर्डिनेट होगा, इस बी का भी। अब दोबारा से भैया ये वाई वाला कोऑर्डिनेट समझा रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान से समझ लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी।
एक बात बताओ, मैंने किसी भी तरीके से बीसी की वैल्यू निकाली थी 3√3 डिवाइड बाय 2। भैया कहाँ निकाली हुई है आपने? देखो मैंने निकाली हुई है, मैं पर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? निकाली हुई है। मैंने आपसे बोला कि भैया ये मैं डायरेक्टली रख दी मैंने यहाँ पर इसके पीछे रीजन तो देना पड़ेगा ना, मुझे तो आपको एटलीस्ट समझाना पड़ेगा। तो आप एक बात समझो, आप जो कह रहे हो ये बी पॉइंट, क्या ये डी पॉइंट के सिमिलर है? मीन्स जो डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वही ये वाला बनेगा, ये आपको क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से। अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या आपका बीसी और ओडी इक्वल है? पक्की बात है, पक्की बात है, इक्वल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ओडी का जो पॉइंट है वो है कितना, ओडी का डिस्टेंस कितना है, 3√3 डिवाइड बाय 2। ऑब्वियसली अगर बीसी का डिस्टेंस इतना है कितना, 3√3/2, तो ओडी का भी यही होगा। अब आपको तो भैया डी कोऑर्डिनेट निकालना है ना। अब डी कोऑर्डिनेट का, डी का वाई कोऑर्डिनेट, भैया एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, डी का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, भैया ओरिजिन में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ओरिजिन से जब आप वाई की तरफ या फिर ओरिजिन से आप एक्स की तरफ जाते हो तो आप प्लस करते हो, पक्की बात है। तो भैया जब मुझे यहां से यहां तक जाना है और मुझे ये पॉइंट देखना है, तो मैंने क्या करा, जीरो में 3√3 मैंने प्लस कर दिया और आंसर क्या आया, 3√3 डिवाइड बाय 2। तो भैया अब आपको शायद ये लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने 3/√3 डिवाइड बाय 2 क्यों लिखा, क्योंकि कई बच्चे तो गाली दे रहे होंगे, पता नहीं एक में तो डिस्टेंस निकाला दूसरे में नहीं निकाला, निकाला दूसरे में भी, बट वो क्या था, ओरिजिन से था। तो ओरिजिन में कुछ भी प्लस करोगे तो वो नहीं आएगा ना, चेंज होगा ही नहीं। जीरो प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग, खत्म कहानी। तो भैया ये डायरेक्टली मैंने लिख लिया। अब भैया ये बताओ कि आपने ये फिगर कैसे बनाई? फिगर मैंने कैसे बनाई, सिंपल है भैया। पहले वो लड़की यहाँ से 4 किलोमीटर तक चली, मैंने जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो क्या मान के चला, ओरिजिन। ये याद रखना, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यही थी कि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ही था। भैया कोई और होता तो निकाल लेते, बट अभी के लिए तो ओरिजिन ही है। भैया यहाँ से 4 किलोमीटर चली, बट इसको मैंने -4 क्यों लिखा, ये बताना। ये एक्स डैश की तरफ जा रहा है तो इसको -4 ही ग्राफ में शो करा जाएगा। फिर वो 3 किलोमीटर चली है, बट क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यही लिखा हुआ है ना वहाँ वर्ड, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ की तरफ फेस कर कर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला हुआ है। एक मिनट मैं चेक कर लूं दोबारा से। हाँ सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके वो ईस्ट पे निकले हैं, बट ईस्ट पे कितना डिपार्चर है उनका, 30 डिग्री का, मीन 30 डिग्री का डेविएशन है, मैं कह सकता हूँ। तो मैंने 30 डिग्री का डेविएशन और ये मैंने माना था पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने बातें आपको नीचे लिख के दे रखी है। फिर मैंने ये भैया बी से अपने आप ड्रॉ करा परपेंडिकुलर। फिर मैंने ट्राइंगल ए बी सी पे काम करना शुरू करा। मुझे ए भी पता ही था। मैंने क्या निकाला भैया, इससे काम करके बीसी और एसी निकाला, जो कि मैंने भी बताया। बीसी मैंने कितना निकाला था, 3√3/2। भैया एसी कितना निकाला था, जरा बताना, 3/2। अभी अभी दिखा देता हूँ, ये देखो। एसी मैंने कितना निकाला, 3/2। बीसी मैंने कितना निकाला, 3√3/2। और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने। आई होप एक बार क्लियर हो गया होगा। एक काम करेंगे, अगली क्लास में इसको भी पहले रिवाइज कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। बट टिल देन आप एक बार प्लीज खुद से जरूर करके देखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कुछ, ठीक है। भैया बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं, समझ आया मेरे ख्याल से। आओ क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा उड़ाना शुरू करें। जी भैया, कर दो अपना काम शुरू, है ना। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 4। If A is equals to B, A vector is equals to B vector plus C vector, then it is true that A vector का मैग्नीट्यूड, B vector का मैग्नीट्यूड प्लस C vector का मैग्नीट्यूड, द आंसर इज नो। बट जस्टिफाई और आंसर भी बोला हुआ है, तो अब सुनना, दो आंसर दूंगा मैं इसके, यहीं पे यहीं से कॉपी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर है, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल है, मैं भूल गया मैंने क्या लिखवाया था उस दिन। वेक्टर ट्राइंगल रूल, पक्का लिखवाया था मैंने, ये लिखवाया था ना, पक्का। मेरे को वेक्टर ट्राइंगल रूल है या फिर मैं ट्राइंगल वेक्टर रूल है, आई एम कंफ्यूज। बाय वेक्टर ट्राइंगल लॉ लिख देते हैं। चलो आ जाओ, छोड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है, भाई वेक्टर ट्राइंगल लॉ लिख लेना, अगर मैंने उसमें कुछ और लिखा है तो वो लिख लेना। विद सिंपल लॉ है, क्या था उसमें, मैंने क्या बताया था कि भैया ऐसा कोई वेक्टर बना हुआ था, ऐसा कोई वेक्टर बना हुआ था, नहीं भैया सही से बना देता हूँ आप लोगों के लिए, वरना आप लोग बुरा मान जाओ। एक ऐसा, एक ऐसा, और एक ऐसा, एक वेक्टर बना हुआ था, राइट। तो उसमें हमने ये मान लो ए बी सी माना हुआ था। तो उसमें हमने क्या बोला था भैया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, शायद आपने यही बोला था भैया कि दो उसमें हो जाती है। अब सेम उसी तरीके से मानो
कि मैं मानता हूँ कि इसको बी वेक्टर बोला हुआ है, इसको सी वेक्टर बोला हुआ है, इसको ए वेक्टर बोला हुआ है। आपने बोला कि भैया ये दोनों सेम हो जाएंगे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड को अगर आप इनके वेक्टर को प्लस करोगे तो, पक्की बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इनमें मैग्नीट्यूड लगा दें, अगर हम इनमें मैग्नीट्यूड लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड लगा दें तो क्या ये सही होगा? द आंसर इज नो। भैया इसका पहला रीजन दे रहा हूं मैं आपको। भैया याद रखना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर, तो दोनों साइड के डिस्टेंस लेंथ को हम प्लस करते हैं तो वो तीसरे साइड से बड़ी होती है। भैया समझ नहीं आई बात? दोबारा से हटाओ इसको यहां से। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर बाय वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल। ये है शायद मैं, बाय वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बट आपको लिखना ऐसे ही चाहिए था, अभी कॉपी कर लेना। नॉट ट्रू बिकॉज इन ट्राइंगल sum of length of two side of triangle is greater than थर्ड साइड। प्लीज एक मिनट रुक जाओगे? एक मिनट रुक जाओगे, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। भैया मैंने पहली बात तो ये लिख दिया कि ट्रू नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिखा और मैंने ये लॉ लिखा इसके नीचे। भैया मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने ये बोला कि देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने इसकी साइड बोली 3, इसकी बोली 4 और इसकी मैंने मान लो बोली मैंने 3। मैं आपसे सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप कोई भी दो साइड ऐड कर लो, कोई भी दो साइड ऐड कर लो, वो तीसरी साइड से ज्यादा ही आएगा। भैया किसी बच्चे ने मुझसे पता क्या बोला कि आप बेवकूफ बना रहे हो? मैंने कहा क्यों? उसने बोला ये लो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, 3 3 3। तो मैंने कहा तो क्या कहना चाहता है? तो उसने कहा देखो तीनों इक्वल हो गए। मैंने कहा गधे, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 + 3 ये दो साइड को ऐड करा, बताना कितना आ रहा है? 6। भैया ये 3 से ज्यादा नहीं है, तीसरी साइड से ज्यादा नहीं है। भैया किसी बंदे ने एक और समझदार था तुम्हारी तरह, ठीक है, उसने क्या बोला, अरे भैया आप बेवकूफ बना सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम बताना शुरू कर दी उसने मुझे। उसने बोला देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। भैया हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16, भैया स्क्वायर करते तो यही होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 और भैया 5 का स्क्वायर 25। ये देखो इक्वल प्रूफ हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि गधे ये तूने क्या निकाला? ये पाइथागोरस में तूने लेंथ का स्क्वायर करा हुआ है। भैया ए बी इज अ लेंथ, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी होगा। भैया 4 + 3 कर लो, भैया 5 से ज्यादा होता है। भैया क्या कहने की कोशिश करो प्लीज एक लाइन में बताना। ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का अगर आप टोटल करते हो तो भैया वो तीसरी साइड से पक्की बात है ज्यादा आएगा। गधो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रायंगल की दो साइड का टोटल करोगे तो वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होगी। भैया मैं स्क्वायर नहीं कह रहा, मैं लेंथ कह रहा हूँ। और लिखो ना, मैंने लिखा भी यही है इंग्लिश में, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो भैया यहाँ पर आप देखो ना, ये क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। अब प्लीज यहाँ पर सुनना, ए वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि उसका आप वो निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो ए भैया आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, इसका भी डिस्टेंस निकाल रहे हो, इसका भी डिस्टेंस निकाल रहे हो, बट ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। ये बात आप अच्छे से याद रखना। भैया आपको एग्जांपल बता सकते हैं, आ जाओ। एक बात बताओ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा कोई वेक्टर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूँ। एक बात बताओ, बी वेक्टर लिखना शुरू करा मैंने, 2i 3j 4k, भैया कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली। सी वेक्टर जिसको समझ नहीं आया उनके लिए ये वाला रूल है, i + 2j + 3k। डन है बच्चों? भैया ए वेक्टर क्या आएगा जरा मुझे बताएंगे? तो मैं बोलूं 3i 5j 7k। भैया ए वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, 9 25 49। ये वी वेक्टर निकालना, 4 9 16। सी वेक्टर निकालना, भैया टोटल हो रहा है 14। कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बच्चों? हो गए तुम लोगों के?
80 नहीं, 80 नहीं हो रहा होगा। 49, 25 और 9, 83, 83। अब अगर आपसे मैं बोलूं 83 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 14, बोथ साइड अगर स्क्वायर भी लगा लोगे 83 और 29 इंटू 14 करते हो, नहीं हुआ ना इक्वल प्रूफ? यही तो बोला हुआ था ना, तो सिंपल कहानी है। नहीं, इसमें पर प्लस बोला था ना बच्चों, प्लस बोला था गधो, प्लस था उसके बीच में। हाँ प्लस था ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? प्लस आएगा ना, प्लस में भी नहीं होगा भैया। 29 प्लस रूट 14 कहाँ से हो जाएगा इक्वल? हो सकता है ये प्रूफ कभी भी इक्वल कभी नहीं होगा, बस ये मैंने एग्जांपल से बता दिया भैया। आप अगर पीछे सॉल्यूशन देखोगे ना तो उसमें कई बार आपको एग्जांपल भी बता रखे हैं और आपको ऐसे सॉल्यूशन भी लिख के आना है। कम ऑन, आप ये बस इलिस्ट्रेशन आंसर 4 जो मैंने पूरा का पूरा लिखा ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको ये जो कॉपी करना है तो ये बस आपके लिए है कि अगर आपको रिवाइज करने के लिए करना है तो 2 एग्जांपल कॉपी कर सकते हैं। ये हो गया आंसर 4 पूरा कॉपी। कम ऑन, आगे करें भैया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। फाइंड द वेक्टर ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई जे कैप दे रखा है इज अ यूनिट वेक्टर। भैया एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप अभी करके देख लेना, कर सकते हैं शायद आप घर में। क्वेश्चन नंबर 6, अभी कुछ क्वेश्चन नंबर होमवर्क जाने वाले हैं तो प्लीज आप फोकस कर लो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मतलब ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है इन दोनों वेक्टर को प्लस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप हिंट क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप हिंट लिखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे आप, जिसको नाम दे देना आप सी वेक्टर। फिर आप कुछ नहीं करना, आपको सी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यहां से कॉपी कर सकते हो आप लोग। और फिर आपको लास्ट में आंसर लिखना है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, तो आपको कुछ नहीं करना, सी यूनिट वेक्टर में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका आंसर होगा पूरा का पूरा। कम ऑन, हो जाएगा नहीं वाले क्वेश्चन, यही करा हुआ है। इसमें मैग्नीट्यूड 8 आया था, याद हो अगर आप लोगों को तो यूनिट वेक्टर निकालना है, जो भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर वो आ जाएगा। भैया ये फिफ्थ वाला हमें लग रहा है कि डाउट में हो जाएगा, नहीं होगा डाउट में। भैया इस वेक्टर को, इसके लिए भी हिंट लिख के रखो, एक्स आई एक्स जे और एक्स के। भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब भैया सिंपल देखोगे तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3। भैया नालायको देख भी नहीं रहे हो, आंसर हो गया ये वाला, पूरा आंसर ही निकाल दिया मैंने। भैया देखो सिंपल है ना, एक्स आई एक्स जे एक्स के होगा, तो भैया इसमें जब आप मैग्नीट्यूड करोगे तो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल रखा है मैंने, और 1 के इक्वल रख के मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी। हाँ बट प्लस और माइनस में लिखना एक्स की वैल्यू, क्यों कि माइनस के साथ भी रहेगा तो भी उसका यूनिट वेक्टर 1 आ जाएगा, पीछे भी वही आंसर दे रखा है। कम ऑन, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट देना बस ना। क्वेश्चन नंबर 7 भैया क्या करना है बता दो। भैया कुछ नहीं करना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, पहले इस वेक्टर को एक काम करो सॉल्व करो। 2 ए को मल्टी ए वेक्टर में 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस करो बी को, और 3 में सी को प्लस कर दो, मतलब 3 में पहले सी को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो। तो थोड़ी इसमें मेहनत करनी है, और फिर इस वेक्टर का जो भी आएगा, मान लो ये डी वेक्टर आया, तो इस डी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अंश क्या करते हैं मुझे एक बार बता दो जल्दी से, ताकि मेरे को मेरी रिवीजन हो। मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड, डिवाइड करते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, 7 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 8 किसका है आप लोगों का है बताओ, मेरा होना चाहिए, आप खुद पढ़ लो उस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, बट शायद आप इसमें अटक सकते हो, अटक सकते हो या कर लोगे बोलो? ट्राई ना करो, कर लो या फिर छोड़ दो। चलो बे छोड़ देते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। भैया वेरी सिंपल, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, शायद करा हुआ है, ये करवाया हुआ है मैंने, ठीक है भैया। पर ये वो तो है ही नहीं। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, पूरा सेक्शन फॉर्मूला याद आ जाएगा अब आप लोगों को। एक बात बताओ, ये लाइन कुछ ऐसे बनी होगी भैया, ए यहाँ लिखा है, बी यहाँ कहीं लिखा होगा, सी यहाँ लिखा होगा। ए बताना कितना दे रखा है आपको 1 -2 -8, बी कितना दे रखा 5 0 2, सी कितना दे रखा है 11 3 7। भैया बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए सी को, तो भैया आपको हमेशा मैंने क्या बताया होगा, मतलब अगर आप 10th में से पढ़े तो के रेशियो 1 मानना होता है आपको। या आपको अगर बीच में रेशियो निकालना है तो हमेशा एम रेशियो एन मत मानो, या तो लैम्डा रेशियो 1 मानते थे या के रेशियो 1 मानते थे, याद रखना।
उससे होगा क्या, आपको क्या करना है, k को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो इज इक्वल्स टू ये आएगा। ये कैसे आएगा जरा दोबारा से बताइए। तो देखो सबसे पहली बात कि भैया आप इसको ये लिखकर ही गलती कर रहे हो, आप इसको क्या लिख लो, यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई, सॉरी यूनिट वेक्टर बोल दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर। और ये कितना 8 है ना, तो ये माइनस का 8 के, डन है भैया। ये कितना हो जाएगा 5i प्लस 2k, सही है, माइनस का है वो, ठीक है, तो माइनस का 2k। भैया 11i 3j प्लस 7k, यह सिंपल है ना। इस वेक्टर को इज इक्वल्स टू में रखना, इस वेक्टर को इज इक्वल्स टू में रखना, k को आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, 1 को आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल्स टू में वाला वेक्टर रखना है। पर डिवाइड में एक और चीज भी तो रखनी पड़ेगी, k प्लस 1, ये रेशियो को तो डिवाइड में रखना पड़ता है ना। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से करना जिस तरीके से मैंने बताया, मेरे ख्याल से हो जाएगा, हो जाएगा। मैं बस स्किप इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये बकवास क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने 10th में ही करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है भैया, सारे होमवर्क है क्या, सारे होमवर्क क्या, आप बता दो, हम छोड़ देते हैं फिर, है ना। नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 9 तो होमवर्क है, मैं समझा रहा हूँ ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर r व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स p q, ये p है और ये q है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द r q। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, चलो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, तुम लोगों पे दया कर देता हूँ। तुम लोग की शक्ल से लग रहा है कि तुम लोग बोर हो चुके हो होमवर्क ले लेके, है ना। यहाँ कौन बोला बे, क्वेश्चन नंबर 9। चलो 10 तक कर लेते हैं, और बोलो आज खत्म नहीं करते तो 10 तक कर लेते हैं, बाकी कल क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे, वही होगा। वैसे मैं करना आज ही चाहता था बट चलो कोई बात नहीं, 10 तक करा दो। वैसे भी पता है आप लोगों के प्री बोर्ड भी अब आने वाले हैं, बस कुछ दिनों के अंदर, याद रखना। अभी जो बाकी के बच्चे हैं ना उनका, उनमें क्या कहते हैं, जो अमित और हैं सब, इनका क्या कहते हैं, दिसंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर बताना है आपको पॉइंट आर के व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले एक बात देखो, इसको बनाने से पहले ना आपको इसकी फिगर समझनी चाहिए। कौन कौन से बोला हुआ है इन्होंने, पॉइंट क्यू, और यहां मैं लिख रहा हूं आर। भैया पी कितना बोला हुआ है, जरा मुझे बताना, पी क्या है आपका। तो पी है आपका 2a वेक्टर प्लस बी, यही है ना। क्यू क्या है आपका, ए वेक्टर माइनस 3 वेक्टर। भैया सबसे पहले ये बताया कि जो आर है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताना चला मुझे, 1:2 में। भैया 1:2 में कर रहा है, और आर का आपको पोजीशन वेक्टर बताना है, तो सिंपल है ना यार, 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, 2 को मल्टीप्लाई करो इससे। तो भैया 1, अब देखो आर वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, और 2 को किससे करना है बच्चों, बीच में माइनस का साइन क्यों रखा बच्चों मैंने, क्योंकि एक्सटर्नल है। करोगे आपका सिंपल आंसर आएगा इसमें, ठीक है, आर वेक्टर आ गया। पर इसमें ना एक और कमी है, इस क्वेश्चन में आपको एक और पॉइंट बताना है, आपको बताना है कि पी क्या है, पी इज मिड पॉइंट। तो भैया आपको कोई ज्यादा इसमें हाई तौबा नहीं करनी, कोई बात नहीं, आपने आर वेक्टर तो ऊपर निकाल ही लिया है ना। आप पी को पूरा इधर रखो, इधर आर क्यू बाई 2 रखो, अगर ये इक्वल प्रूफ हो जाता है तो दैट मीन्स कि पी इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको क्या करना है इस पूरे क्वेश्चन में, भैया सिंपल है, अगर आपने वो सेक्शन फॉर्मूले जो मैंने थोड़े बहुत समझाए थे अगर वो आपको याद है तो बिल्कुल क्लैरिटी आएगी आपको। भैया यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें हाँ मैंने एक चीज बताना ही भूल गया मैं, सॉरी भैया, ये लाइन बनाना भी इसमें एक आर्ट है भैया। क्यों, क्योंकि देखो आप बोलते पी से क्यू, और आप इधर बनाते हो अक्सर, जो छोटी क्लासेस में आप आर बनाते हो ना, वो इधर बनाते हो क्योंकि बोलते हो आप एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं ना तो इधर की तरफ करेगा। बट अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी लाइन क्यू आर को इक्वली डिवाइड कर रहा है और मिड पॉइंट है, बोल रहा है ना ऐसा कहीं क्वेश्चन, जरा देखो भैया, नहीं बोल रहा, जरा दिखाना, देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 9। भैया ये देखना, शो दैट पी इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन आर क्यू। तो भैया अगर आप इस हिसाब से ड्रॉ करते हो तो आर क्यू तो कोई लाइन ही नहीं है, आर क्यू कौन सी लाइन है, तो भैया आपको आर इसीलिए इस तरफ से रखना है, इस तरफ से रखना है, पी इधर रहेगा क्यू इधर रहेगा, और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, इससे, 2 को आपने किससे करा, इससे, सिंपल आपका आंसर आया। बस याद रखना इसमें नीचे माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये एक्सटर्नल कर रहा है। और भैया मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे, भैया क्यू आर आर प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 करोगे, सीधा मिड पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा अगर वो होगा तो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आज का काफी हेक्टिक था, काफी बड़ा था हमारा।
इसको मैं आज यहीं रोकता हूँ। आगे की क्लास में हम इस पूरे क्वेश्चन को कवर कर देंगे, पूरे एक्सरसाइज को कवर कर देंगे। माइट बी 3D को भी स्टार्ट कर दें। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लीजिए पैकअप, बट हाँ, क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर लेना और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो।